Hello guys, this is the Bogus Dog and welcome to the Cortex Medicine. So जो टॉपिक है आज का कॉर्टेक्स मेडिसिन पे वो है ओपीडी टू पीवाईक्यू मीन सिंपल क्वेश्चन जो कि ओपीडी बेसिस पे हैं, ठीक है। उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप में पूछा हुआ है नीट या एनआईसीटी के अंदर, तो वो क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं। बहुत इजी है। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम। सर मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम की जो डेफिनेशन है कहती है कि डायग्नोसिस रिक्वायर्ड है व्हेन मोर देन थ्री ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या सर? एब्डोमिनल डेंसिटी है, फास्टिंग ग्लूकोज है सर, ब्लड ग्लूकोज है सर, ट्राइग्लिसराइड है सर, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है। मोर देन लेस देन 40, it is less than 40 in the male and less than 50 in the female. Triglyceride more than 150, blood pressure more than 130 85, fasting glucose more than 100 or more than 110, abdominal obesity more than 40 in the male and more than 35 in the female. यहाँ पे एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस कब क्या रिक्वायर्ड होगा? 3, मोर देन 3 आउट अमंग 5। सेकंड, यहाँ एब्डोमिनल ओबेसिटी है सर, हिप की ओबेसिटी नहीं पूछी हुई है। थर्ड पॉइंट सर, इसके अंदर एलडीएल को काउंट ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद पूछा कि सर व्हाट इज द मेटाबॉलिक जेड सिंड्रोम, ये पूछा पीवाई के रूप में। उन्होंने क्या किया, मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम के साथ में कोई भी वो डिजीज जो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये हो गया मेटाबॉलिक जेड सिंड्रोम। फिर उन्होंने पूछा कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल अनइंटेंशनल वेट लॉस। सर इट इज द डेफिनेशन लॉस ऑफ 10 पाउंड्स और 4.5 किलोग्राम और मोर देन 5% ऑफ बॉडी वेट ओवर ए पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ। यह लाइन है हरिसन की डायरेक्टली। सर उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। सर इट इज डिफाइंड एज एक पेशेंट को फीवर है मोर देन 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड का और मोर देन 101 फ़ारेनहाइट का ऑन एटलीस्ट 2 ओकेजन पे, इलनेस मोर देन 3 वीक्स हैं और कोई भी नॉन कॉम्प्रोमाइज स्टेट नहीं है। साथ के अंदर डायग्नोसिस अनसर्टेन है विद दीज इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन करके आ रखा है पेशेंट या इन इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिली है। स्पेशली जैसे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, सर रोमेटोइड फैक्टर करवा रखा है पेशेंट ने, सर प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रखी है, सर यूरिन एनालिसिस हो रखा है, ब्लड कल्चर हो रखा है n=3, यूरिन कल्चर हो रखा है सर, चेस्ट एक्सरे हो रखा है, एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी हो रखी है, ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट हो रखा है या फिर इग्रा टेस्ट हो रखा है। इन सब टेस्ट के बावजूद भी आपको पेशेंट के अंदर कोई फाइंडिंग नहीं मिली है। सर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन इन इंडिया? इट इज सर इन्फेक्शियस डिजीज इन इंडिया। In infectious disease it is the TB. What is the first step in such patient? You have to take the detailed history and physical examination detailed. तो सर जो क्वेश्चन आया ये जो मिस कर दिया था मैंने, दिस दैट्स व्हाई दिस इज द री रिकॉर्डेड वीडियो। देखो एक पेशेंट आया फीवर का मोर देन 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड है और मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इलनेस लास्टिंग है मोर देन 3 वीक्स और कोई नॉन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट नहीं है। आप सबसे पहले क्या देखेंगे सर, हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन किया पेशेंट का, जो ऑनगोइंग एंटीबायोटिक है उनको स्टॉप किया, ग्लूकोकॉर्टिकोइड को स्टॉप किया, आपने ऑब्लिगेटरी इन्वेस्टिगेशन रिपीट करवाए, इसके बाद भी कुछ फाइंडिंग नहीं मिली, इट मींस कि आप पीओ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, एक्सक्लूड किया मैनिपुलेशन विद थर्मामीटर। हाउ? या तो जैसे पेशेंट क्या बोलेगा कि सर मुझे फीवर आ रहा है, तो ये खुद आप चेक कर लेंगे जाके, या फिर क्या करेंगे आप उससे चार्ट बनवा लेंगे कि आपको फीवर कब कब आ रहा है। आप जो ऑनगोइंग मेडिसिन है उनको रिप्लेस कर देंगे टू एक्सक्लूड द ड्रग फीवर। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि पीडीसी प्रेजेंट है, पीडीसी एब्सेंट है। पीडीसी, व्हाट इज द पीडीसी? पीडीसी डिफाइंड है पोटेंशियल डायग्नोस्टिक क्लूज, लाइक कोई लोकलाइज साइन सिम्टम है, ये जैसे कोई डेफिनेट जिससे क्या करें आप जो कि पॉइंट कर रहा है डायग्नोसिस की टुवर्ड्स। तो यदि आपको लग रहा है कि सर कोई पीडीसी प्रेजेंट है, पोटेंशियल डायग्नोसिस क्लू प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, गाइडेड करेंगे उस कफ के डायग्नोसिस टेस्ट। तो यदि डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पेशेंट आया जो टीबी का पेशेंट है, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आपको लगेगा कि सर फीवर आ रहा है और लिम्फ नोड भी स्वेलिंग है, तो उस हिसाब से आप डायग्नोसिस टीबी की तरफ का डायग्नोसिस लेंगे। आपको लग रहा है कि नहीं सर कोई ऐसा पीडीसी प्रेजेंट नहीं है, गाइडेड डायग्नोस्टिक नहीं बैठ रहे हैं, आप में कोई डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, या फिर सिंपली से कि पीडीसी एब्सेंट है और मिसलीडिंग है, तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को क्रायोग्लोबुलिन फंडोस्कोपी करवाएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, एफडीजी पेट सीटी करवाएंगे, या फिर एफडीजी पेट सीटी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, लेबल्ड ल्यूकोसाइट सेंटीग्राफी और गैलियम स्कैन ये करवाएंगे। हरीसन में ये लिखा हुआ है यहाँ पे अलग से, ठीक है, गैलियम सेंटीग्राफी, ओके, एंड टेक्नीशियम लेबल्ड ल्यूकोसाइट सेंटीग्राफी टेस्ट करवाएंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे हरीसन के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करेंगे आप,
सेंटीग्राफी एबनॉर्मल आई या सेंटीग्राफी नॉर्मल आई, सेंटीग्राफी एबनॉर्मल है तो आप कंफर्मेशन करेंगे ऑफ एबनॉर्मलिटी बाय बायोप्सी और कल्चर। डायग्नोसिस हो जाएगा, नहीं हुआ अभी भी डायग्नोसिस, और रिपीट करेंगे हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, परफॉर्म करेंगे पीडीसी ड्राइव इन्वेजिव टेस्टिंग। अब आप इन्वेजिव टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद डायग्नोसिस बन रहा है नहीं बन रहा है, यदि कोई डायग्नोसिस नहीं बन रहा है तो चेस्ट एंड एब्डोमिनल सीटी टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी करेंगे, यदि पेशेंट मोर देन 55 ईयर्स का है, डायग्नोसिस है या नहीं है, यदि बन रहा है पेशेंट देखेंगे स्टेबल कंडीशन है, फॉलो अप करेंगे फॉर न्यू पीडीसी, कंसीडर करेंगे एनसेड ट्रीटमेंट को, यदि पेशेंट डिटेरियोरेट हो रहा है तो आप फर्दर डायग्नोसिस टेस्ट करेंगे एंड कंसीडर करेंगे थेरेप्यूटिक ट्रायल को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन जो आप कंसिडर करते हैं एक पेशेंट के अंदर, पायरिक्स ऑफ अननोन ओरिजिन के पेशेंट के अंदर, तो उसमें यूएसजी आंसर नहीं जाएगा। रीजन ये है कि सर यूएसजी तो हमने फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही डायग्नोस के लिए देख लिया, यदि यूएसजी के अंदर ही डायग्नोस हो जाता वो पेशेंट तो हम उसको पीयूओ कंसिडर ही नहीं करते। तो दिस इज द पेशेंट कि आपने सारे जो ऑब्लिगेटरी इन्वेस्टिगेशन करवा लिए हैं, उसके बाद में कौन सा टेस्ट है जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, वो है सर एफडीजी पेट सीटी। ठीक है, दी एफडीजी पेट सीटी ऑप्शन में नहीं है तो आप लेबल ल्यूकोसाइट सेंटीग्राफी और गैलियम स्केल को टिक कर सकते हैं, बट द फर्स्ट आंसर इज दी एफडीजी पेट सीटी इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन दी पायरिक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन पेशेंट, मींस इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इसके बाद सर राइस ट्यूब का क्वेश्चन देखा मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर, तो याद रखना है कि सर नोज से टिप ऑफ नोज से ईयर लोब और ईयर लोब से कहां तक, जीफिस्टनम तक, डाउन टू द टिप ऑफ जीफिस्टनम फ्रॉम नोज टू द ईयर लोब। उसके बाद देखा सर व्हाट इज द मॉडिफाइड एलन टेस्ट। देखो मॉडिफाइड एलन टेस्ट है, उसके अंदर देखो अल्नार आर्टरी है एक तो सबसे पहले, और एक कौन सी आर्टरी है, रेडियल आर्टरी है। सो अल्नार आर्टरी और रेडियल आर्टरी दोनों को क्या करेंगे हम फील करेंगे, उसके बाद में दोनों को प्रेस कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट को पहले बोलेंगे कि टाइट फिस्ट बनाओ। टाइट फिस्ट बनाने के बाद में आप क्या, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप याद रखिए, सबसे पहले पेशेंट लोकेट करेंगे, लोकेट करने के बाद में टाइट फिस्ट बनाने को बोलेंगे फॉर 30 सेकेंड और ऑब्स्ट्रक्ट कर लेंगे ब्लड फ्लो को, सेम टाइम प्रेस ऑन द रेडियल आर्टरी। अब बोलेंगे पेशेंट को कि आप क्या करिए, हाथ को खोलिए। हाथ को जैसे पेशेंट ओपन करेगा इट विल बी वाइट और ब्लैंच, इट मींस कि आपने प्रेशर अच्छा डाला हुआ है, यू आर अप्लाइंग इनफ प्रेशर। इफ दिस इज नॉट ब्लैंच दिस मीन यू हैव टू रिपीट अगेन। इसके बाद क्या करेंगे आप, अल्नार आर्टरी को फर्स्टली ओपन करना है। ओके, रिलीज द प्रेशर ऑन द अल्नार आर्टरी, बिकॉज आपको पेटेंसी किसकी देखनी है, अल्नार आर्टरी को, बिकॉज यू आर पंचरिंग द रेडियल आर्टरी। यदि आप अल्नार आर्टरी पेटेंट नहीं हुई और आपने रेडियल आर्टरी को पंचर कर दिया, दैट्स मीन कि उस पेशेंट को ब्लड सप्लाई ही नहीं होगी हैंड के अंदर, एंड इट विल दी जो इजी स्टेप है उसके लिए क्या हो जाएगा, कर्स स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, बैड स्टेप हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अल्नार आर्टरी की पेटेंसी देखेंगे। यू विल फर्स्ट ओपन द अल्नार आर्टरी एंड वेट फॉर 5 to 15 सेकंड। इफ द हैंड फ्लशेस विद इन 5 to 15 सेकंड इट मींस देयर इज अ गुड ब्लड फ्लो, द टेस्ट इज नेगेटिव। बट इन द टेस्ट ऑफ पॉजिटिव मॉडिफाइड एलन टेस्ट, if the hand does not flush within 5 to 15 seconds it means the ulnar artery is not sufficient and you are not approved to do the radial artery puncture for the ABG analysis. This means the positive modified Allen test is unfavorable. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें अल्नार आर्टरी की पेटेंसी देखनी है। ओके, उसके बाद में रेडियल आर्टरी को पंक्चर करना है। कितनी देर तक फ्लशिंग करनी है, फ्लशिंग के लिए कितनी देर वेट करना है सर, 5 to 15 सेकंड फ्लशिंग के लिए वेट करना है। फर्स्ट वी हैव टू ओपन द अल्नार आर्टरी। इसके बाद सीरीज को किससे फ्लश करना है सर, इट इज 0.1 ml ऑफ हेपेरिन से फ्लश करना है। फ्लश मींस इनसाइड लेके वापस आउटसाइड की फेंकना है, पूरे के पूरे उसको थ्रो आउट करना है हेपेरिन को। सर यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि सर जो हम लेते हैं एबीजी उसमें कितना एक्सटेंशन रखना होता है, बिल्कुल इट इज द एक्सटेंडेड हैंड आर्म, एक्सटेंडेड आर्म है, एक्सटेंडेड हैंड है। और जो इंजेक्शन का जो एंगल है वो कितना है, जो एबीजी सीरीज का जो एंगल है वो है 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है सर व्हाट इज द पोस्टरल हाइपोटेंशन है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो देखिए जब आप लेटे रहते हैं, व्हेन यू आर इन द सुपाइन पोजीशन, आपका बॉडी का ग्रेविटी का लेवल सेम है, जो ब्लड है वो आराम से क्या जा रहा है, विनस रिटर्न इज गुड, गुड विनस रिटर्न, गुड स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है आपके बॉडी के अंदर। बट व्हेन यू बिकम standing after the supine position or upright from the supine position, the blood volume redistributed। कैसे सर, जो ग्रेविटी क्या करेगी, पुल करेगी ब्लड को, वीनस पुलिंग कैपिलरी फिल्ट्रेशन होगा लोअर साइड ऑफ बॉडी के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर, जिससे क्या होगा सर, सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम कम होगा, सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम आल्सो डिक्रीज, दैट्स व्हाई द कार्डिक आउटपुट इन टर्न डिक्रीजेस। अब बॉडी को क्या लगेगा कि बॉडी के पास ब्लड नहीं है, बेरो रिफ्लेक्स विल फील दैट ब्लड नहीं है हमारे पास में, तो बेरो रिफ्लेक्स काउंटर रेगुलेट करेगा और काउंटर रेगुलेशन मैकेनिज्म आएगी, वो वर्क करेगी यहाँ पे, और बॉडी कंपनसेटली हार्ट रेट बढ़ाएगी, वैसे कंस्ट्रक्शन करेगी पेरिफेरल, और
इससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आएगा, टैकीकार्डिया होके। यहाँ पे क्या बोला कि सर जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, ये हम क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन से अपराइट पोजीशन पे करते हैं, उसके 1 मिनट बाद में और 3 मिनट बाद में आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। सो द फॉल इन द बीपी, सिस्टोलिक बीपी कितना फॉल हो रहा है, मोर देन 20 और इक्वल टू 20 mm Hg, और डायस्टोलिक फॉल ऑफ बीपी ऑफ मोर देन 10 और 10 mm Hg इज द diagnostic of the orthostatic hypotension. By less than this is not a case of orthostatic hypotension. सर व्हाट इज कुशिंग एंड कर्लिंग आंसर, देखो कर्लिंग आंसर को सिंपल याद कर सकते हैं आप, जैसे जल जाते हैं इन दी बर्न और फ्लेम के अंदर क्या होता है, हेयर कर्ल्स हो जाते हैं, तो कर्लिंग आंसर इज सीन इन दी बर्न्स और ट्रॉमा कॉज ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई और सिस्टेमिक एसिडोसिस और बर्न्स, इन सिस्टेमिक एसिडोसिस इन बर्न्स और ट्रोमा। कुशिंग डिजीज क्या होता है सर, हेड इंजरी के अंदर या इंट्राक्रैनियल इंजरी के अंदर दिखेगा। इट इज कॉज्ड बाय द गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसिक्रेशन ड्यू टू वेगल न्यूक्लियाई स्टिमुलेशन। यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी है जो कि सर के किशोर बनर्जी सर है उसके वहां से उठाई हुई है इंस्टाग्राम से। एक्सप्लेनेशन अच्छा था कि सर कर्लिंग अंसर के अंदर क्या होता है, सीवियर बर्न्स होता है, हाइपोवोलीमिया होता है, इससे मैसिव लॉस होता है प्लाज्मा वॉल्यूम का, दैट्स व्हाई द लेस ब्लड फ्लो इन द स्टमक एंड द स्टमक म्यूकोसा मींस द वीकन प्रोटेक्टिव म्यूकोसल बैरियर एंड एसिड डैमेज इंक्रीज द कॉज द कर्लिंग अल्सर। बट इन द कुशिंग अल्सर, ओके, कुशिंग अल्सर के अंदर क्या होगा, ब्रेन इंजरी, इससे क्या होगा, स्टिमुलेट होगी वेगस, और वेगस क्या करेगी, एक्सेस रिलीज करेगी किसका, एसिटाइल कोलिन ए का। एसिटाइल कोलिन ए स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स टू रिलीज द एक्सेस एसिड एंड इट विल लीड टू म्यूकोसल डैमेज और अल्सर फॉर्म, इट इज द कुशिंग अल्सर। सिंपल याद करने का तरीका क्या है सर, बर्न के अंदर क्या होते हैं, हेयर कर्ल हो जाते हैं, तो हेयर बर्न के अंदर कर्ल होते हैं, आप याद कर सकते हैं कि जो बर्निंग है, सीवियर बर्न है, हाइपोलियम के अंदर क्या होगा सर, कर्लिंग आंसर मिलेगा। व्हाट इज डैश डाइट और व्हाट इज मेडिटेरियन डाइट, सर डैश डाइट इनिशिएट की थी रिड्यूस द सोडियम इनटेक एंड इंक्रीज द पोटेशियम इनटेक टू कंट्रोल द blood pressure or lower the blood pressure, but the Mediterranean diet is to improve the heart health by the increasing the consumption of healthy fats, fiber and antioxidant rich in omega 3 fatty acid को भी बोला हुआ है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी है। सर सोडियम कितना कम किया था, इट इज लेस देन 2300 मिलीग्राम पर डे, एंड इफ ऑप्शन में है तो लेस देन 1500 मिलीग्राम पर डे इज द बेटर आंसर। पोटेशियम सर 47 मिलीग्राम पर डे से इंक्रीज किया हुआ है, इज द इंक्रीज्ड वैल्यू है ना, इतना लेना है, मिनिमम वैल्यू है ये। इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि सर व्हाट इज द फीवर इंड्यूस्ड ब्रेडिकार्डिया, ये लिया हुआ है कोर आईएम एक चैनल है वहां से, अच्छा लगा मुझे थोड़ा प्रेजेंटेशन, दैट्स व्हाई बेटर राइटिंग से बेटर प्रेजेंटेशन है तो इसलिए वहां से लिया हुआ है। एपोनिम में एक फीवर इंड्यूस्ड ब्रेडिकार्डिया ऑल्सो नोन एज फ्रेजेट साइन और रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया और पल्स टेम्परेचर डिसएसोसिएशन गिवन बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट नोन एज एंड जीन्स चार्ल्स फेगेट इनटू 19th सेंचुरी, इसका कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सर फेजेट साइन क्या होता है, अगर मैंने फेब्राइल पेशेंट्स हार्ट रेट डज नॉट राइड एज एक्सपेक्टेड गिवन द रिलेटिव बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 105 103, लेकिन यहाँ पे फिर भी क्या हो रहा है, जो पल्स है वो ओनली क्या हो रही है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज होने में पल्स क्या हो रही है, कम इंक्रीज हो रही है, तो सिंपली मीन्स इट इज द रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। ओके, फीवर इंड्यूस्ड ब्रेडिकार्डिया। जो फेमस क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा के अंदर भी फेमस है सर, टाइफाइड फीवर है, रोकी माउंटेन फीवर है, सर वायरल के अंदर होता है, यस इट इज द सैंड फ्लाई, डेंगू आल्सो, इबोला आल्सो, एंड नॉन इन्फेक्शन के अंदर ड्रग फीवर है, सेंट्रल फीवर है, लिम्फोमा है, बीटा ब्लॉकर यूज है, मलेरिया है, प्रोटोजोआ है। तो रिमेंबर याद करना है टाइफाइड को, लीजियोनेला को, बैक्टीरियल कॉज आपको याद होने चाहिए सारे के सारे, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि सर, यहाँ पे क्वेश्चन आया था शायद 2 या 3 साल पहले, ये वाला क्वेश्चन था, ये रहा कि 60-year-old man post MI had the following lab values. LDL is more than 120 with not on any lipid lowering drug. Which of the following must be his treatment plan? इसमें ये था कि 2016, ये जो 2019 की गाइडलाइन है, 2016 के अंदर ये था, वहाँ पे गाइडलाइन थी कि यदि पेशेंट पहले कोई भी स्टेटिन पे नहीं है तो आपको अल्टीमेटली हाई इंटेंसिटी स्टेटिन को स्टार्ट करना है। 2019 के अंदर ये गाइडलाइन चेंज हुई, उन्होंने बोला कि आप एक पेशेंट है उसको हॉस्पिटलाइज कीजिए यदि आपको लग रहा है कि पेशेंट एमआई का या एक्यूट कॉर्निया सिंड्रोम का पेशेंट है, बेसलाइन लिपिड प्रोफाइल करिए, यदि पेशेंट कोई भी स्टेटिन पे नहीं है और लो या मॉडरेट इंटेंसिटी रेजिम के अंदर है तो आपको हाई इंटेंसिटी स्टेटिन को स्टार्ट करना है और कंसीडर करना है कॉन्करेंट एडिशन ऑफ एजेटिमाइब, ठीक है। तो सिंपल जो क्वेश्चन था वो यहाँ से आया हुआ था, सिंपल पॉइंट है, वो पेशेंट जो दिया हुआ था उसके अंदर वहाँ पे एलडीएल की वैल्यू थी और वहाँ लिखा हुआ था कि वहाँ पे स्टेटिन पेशेंट अभी भी नहीं ले रहा है, यहाँ पे पेशेंट नॉट ऑन एनी स्टेटिन, तो सिंपल आप क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे हाई इंटेंसिटी स्टेटिन थेरेपी। आपको क्या करना है, एडिशनल पॉइंट के लिए याद रख सकते हैं कि आप
पेशेंट को वापस लिपिड प्रोफाइल को रीअसेस करना है 4 to 8 वीक में आफ्टर डिस्चार्ज एंड थेरेपी को हिसाब से मॉडिफाई करना है। इसके बाद है कि यदि पेशेंट ऑलरेडी मैक्सिमली टॉलरेटेड स्टेटिन रेजिम पे है तो आपको देखना है पेशेंट का एलडीएल वैल्यू क्या है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू क्या है, उस हिसाब से आपको रखना है। आपको लग रहा है कि नहीं सर पेशेंट का स्टेटिन इंटॉलरेंट और पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है, तो एडेन इंटॉलरेंट मीन्स कि मसल वीकनेस आ रही है, मसल के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो यू हैव टू ऐड दी नॉन स्टेटिन एलडीएल लॉवरिंग थेरेपी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि सर ये नॉन स्टेटिन लोअरिंग जो एलडीएल थेरेपी उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। सिर्फ ड्रग का नाम उनका मैकेनिज्म एक्शन याद रख सकते हैं आप। एजेटिमाइब ब्लॉक करता है नियमानपिक क्लास 1 L1 कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को, ये क्लास 1 ही है शायद ना, नियमानपिक C1 एक्चुअली, नियमानपिक C1 लाइक 1 प्रोटीन है इसकी फुल फॉर्म। ये इसके बाद में एवोलुकुमैब एलिरोकुमैब, इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टू PCSK9। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है PCSK9 का। और ये दो ड्रग है, ये अभी तक अप्रूव्ड नहीं है इन द ट्रायल। अब इसके बाद आया कि सर स्टेटिन के अंदर हाई इंटेंसिटी थेरेपी क्या है। भाई यहाँ पे इन्होंने बोला हाई इंटेंसिटी स्टेटिन, इन्होंने ऑप्शन में हाई इंटेंसिटी स्टेटिन ऑप्शन में दिया ही नहीं, इन्होंने ऑप्शन में डायरेक्टली दिया एटोरवास्टेटिन की डोज और रोजोवास्टेटिन की डोज। तो दो ड्रग है जो कि हाई स्टेटिन इंटेंसिटी थेरेपी के अंदर इंक्लूड रही है। इट इज अटोरवास्टेटिन 40 to 80 mg एंड रोजोवास्टेटिन 20 to 40 mg। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी स्टमक इन्फार्क्ट होता है जो स्ट्रोक है उसके अंदर भी क्या देना होता है आपको, टोरवास्टेटिन 80 mg दिया हुआ है। जो टारगेट है एलडीएल का वो कितना है सर, इट इज लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और मोर देन 50% रिडक्शन इन दी एलडीएल। इसके बाद में वहाँ पे एक क्वेश्चन और था कि क्वेश्चन नहीं था वहाँ पे एक चीज और, जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने एक चीज और इंक्लूड की हुई है कि सर ऐसे पेशेंट जिनको भी एमआई नहीं है, हार्ट अटैक का कोई, लेकिन उनको जब आप ASCVD का रिस्क देखेंगे आप उस पेशेंट के अंदर तो वो है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स वन, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है समझने के अंदर, तो इसको इजी किया है। ये मैरो से लिया हुआ है कि पेशेंट का एलडीएल कितना है सर, 100 to 190, और 10 ईयर ASCVD रिस्क क्या है। यदि 10 ईयर ASCVD रिस्क उसके अंदर कितना है 5 to 20% तो मॉडरेट डोज स्टेटिन। अब देखिए ये यहाँ से लिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, ये 5 to 10%, ये 5 to 20, इन्होंने यहाँ से सारा ले लिया, ठीक है, एक साथ में, और मोर देन 20 है, ये मोर देन 20 लिया तो सीधा क्या लिख दिया, इनिशिएट स्टेटिन हाई रिस्क का तो क्या करेगा, रिस्क डिस्कशन करेंगे आप क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या स्टार्ट कर देंगे, हाई डोज स्टेटिन स्टार्ट कर देंगे डायरेक्टली। ये इनिशिएट स्टेटिन, स्टेटिन यहाँ पे हाई डोज है। ओके, इसके बाद में बोला कि सर पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है, साथ में 10 ईयर ASCVD का रिस्क है, तो लेस देन 20% तो मॉडरेट स्टेटिन और मोर देन 20 तो हाई डोज स्टेटिन। और यदि पेशेंट है क्लिनिकल जिसके अंदर ASCVD प्रेजेंट है तो आपको हाई डोज स्टेटिन ही कंसिडर करना है हमेशा। ये ASCVD के रिस्क एनालिसिस है, आपको याद नहीं करना है, आपको याद रखना है सिंपली मोर देन 20% है हाई डोज स्टेटिन, इफ लेस देन 20% मॉडरेट डोज स्टेटिन, ठीक है। और एलडीएल यदि एक पेशेंट के अंदर क्या है, नॉर्मल एक पेशेंट है ऐसे आपको लग रहा है कि एलडीएल मोर देन 190 है, देखिए आप देखिए ओपीडी देख रहे हैं और एक पेशेंट का एलडीएल कितना है, मोर देन 190 है, नो रिस्क असेसमेंट, आप हाई इंटेंसिटी स्टेटिन पेशेंट को दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया डिफाइन उनके बेस पे, लेकिन सिंपल आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन को क्लियरिफाई करने के लिए डाला हुआ है कि यहाँ पे ऑप्शन के अंदर एक्चुअली क्या था, एटोरवास्टेटिन 80 mg या रोजुवास्टेटिन दोनों दिए हुए थे। तो सर रोजुवास्टेटिन 10 mg को क्यों कंसिडर नहीं किया हुआ है, क्यों, क्योंकि हाई इंटेंसिटी थेरेपी के अंदर रोजुवास्टेटिन की डोज 20 mg है। एंड वाई दी हाई इंटेंसिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से कोई लिपिड लॉरिंग ड्रग पे नहीं था। सर फिब्रेट को कंसीडर क्यों नहीं किया है, क्योंकि पेशेंट ने ट्राइग्लिसराइड के बारे में, एग्जामिनर ने ट्राइग्लिसराइड के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है। यदि पेशेंट बोलता है कि पेशेंट है रिस्क है उसको ASCVD का, और लग रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है यहाँ पे रेज्ड है, ट्राइग्लिसराइड रेज्ड है, तो आप क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे स्टेटिन का, ऐड करेंगे इकोसापेंट और ऐड करेंगे फिब्रेट लास्ट में। और यदि आपको लग रहा है कि ट्राइग्लिसराइड एब्सेंट है, जिसको ASCVD एब्सेंट और ट्राइग्लिसराइड स्टिल रेज है, तो फिर आप क्या करेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस है फिब्रेट्स को कंसीडर करेंगे, और उसके बाद में इकोसापेंट। यहाँ पे रिस्क ऑफ ASCVD के बेस पे डिवाइड किया हुआ है, ट्राइग्लिसराइड के बेस पे डिवाइड नहीं किया हुआ है। ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे ऑल पेशेंट का क्या है, हायर साइड है, याद रखना। अब देखिए कि सर व्हाट आर द हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। सो देखो HMG को रिडक्टेज के लिए अंदर स्टेटिन ड्रग आती है, यू नो द साइड इफेक्ट, इट इज द मसल वीकनेस। लाइपोप्रोटीन लाइपेज, इट इज द PPAR अल्फा एक्टिवेटर, इट इज द फिब्रेट, इनका साइड इफेक्ट क्या है सर, मायोपैथी एंड गॉलस्टोन।
ये ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज करते हैं। और द मैक्सिमम गॉलस्टोन पोटेंशियल इज फ्रॉम द क्लोफिब्रेट। सर स्टिलॉल एब्जॉर्प्शन है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर, इट इज द एजेटिमिब, एज आई टोल्ड यू इट इज द NP-C1L1 इनिबिटर, नियामिन पिक C1 लाइक 1 प्रोटीन इनिबिटर। इसके अलावा सर बाइल एसिड सिक्वेटेंट है, इसका साइड इफेक्ट बहुत लेस है, not in the pregnant and the children, so it is the only drug that is approved in the children and pregnancy, but the risk of vitamin E, D, AK and fat soluble vitamins the more deficiency of, ठीक है। और यहाँ पे आया कि सर एक लाइपोलाइसिस के लिए है एक निकोटिनिक एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर एक ड्रग है, निकोटिनिक एसिड इज आल्सो ए ड्रग। सो इसके साथ यहाँ पे फार्मा कर ली, तो अब आपको रिवाइज करना है सारा टॉपिक फार्मा से भी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप शायद प्रीवियस ईयर में देखे होंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, एक्सप्लेनेशन बेटर नहीं मिलेगा जहाँ से लिया हुआ है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जहाँ से भी लिया हुआ है। ओके, थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप फॉलोइंग एंड कीप हसलिंग।